सुधांशु जी ने शुरू किया। हालांकि आप विकास पे नहीं बोल रहे, आपको लगता है कावड़ के साइज बड़े हो गए तो वही विकास है। सुधांशु जी जवाब देंगे आपको, लेकिन उन्होंने बताया दो अलग अलग चीजें हैं। एक पूजा की पद्धति है, एक यात्रा है। सर सड़क यात्राओं के लिए बनी है, पैदल हो, साइकिल हो, स्कूटर पे हो, मोटरसाइकिल में हो। नहीं किया उनसे सर, आपने उनसे विकास पे सवाल ही नहीं किया, वो क्या विकास पे बोलेंगे? और सुधांशु जी विकास पे क्या बोलेंगे? मुझे बताएं जरा क्या विकास हुआ है, बताएं तो सुधांशु जी। सुधांशु जी काउंटर एक एक करके आ रहा हूं। सुधांशु जी पूरे देश में ओके आंसर साहब, सुधांशु जी काउंटर किए गए हो। सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुसलमानों के लिए यूसीसी ला रहे आप मुसलमानों के लिए, 370 हटाई आपने मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए आपने क्या किया बताइए ना, 5 काम बताइए हिंदुओं के लिए क्या किया आपने। मौलाना साहब ने जो कहा है मैं उसका दोनों का जवाब देता हूं। उनकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि इस देश में 2 कानून है हिंदू और मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए ठेंगा है। मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी थी, हिंदुओं के लिए मेला टैक्स था। मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड था कि जो मैंने कह दिया वक्फ बाय यूजर के हिसाब से जमीन हमारी। हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था कि अगर बाबा भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ मंदिर, मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, तो तुम भाई कोर्ट नहीं जा सकते। राम मंदिर में खुदाई के ऊपर वो लगा हुआ था। बाकी मुस्लिमों को 4 बीबी रखने का अधिकार है, वो महरम था, फलाना था, ढिमाका था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मगर मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। मौलाना साहब आप भूल गए, आप परमिशन लेके देवी के पंडाल भी लगते हैं, गणपति जी के पंडाल भी लगते हैं। नमाज जहां बैठे परमिशन लिए कि नहीं? अगर बगैर परमिशन के आप सड़क पे बैठेंगे तो समस्या है। परमिशन, और आपके मुंह से क्या वर्ड निकला कि अगर जगह की कमी है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं फिर कह रहा हूं 39 लाख एकड़ जमीन है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी देश के वक्फ बोर्ड के पास है। अगर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान बैठ जाएं नमाज के लिए, तो 39 लाख एकड़ जमीन नहीं कब्जा होगी भाई। यानी आप उसमें से बच्चों को, बुजुर्गों को हटा दे। सोचिए, इतनी जमीन होने के बाद कहना कि हमें सड़क पे। और मैं कहना चाहता हूं, आप तो कहीं भी बैठ के नमाज कर सकते थे ना, बिल्कुल नियम की बात है। आप पार्क में कर सकते थे, आप अपने ईदगाह में बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सर, 1 मिनट, सरकार ने बोला है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है। बता सकते हैं मौलाना साहब, हवा में नहीं बोल रहा हूं। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री ने संसद के सदन में सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड की 39 लाख एकड़ जमीन आज है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, मोदी सरकार में इस एक्ट का दुरुपयोग करके 22 लाख बढ़ी है। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आया, 2013 तक 17 लाख एकड़ थी, फिर 21 लाख कुछ हजार एकड़ मतलब आप मानते हैं, मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार 39 लाख एकड़ के बाद सड़क के ऊपर नमाज चाहिए, यह फंडामेंटल अंतर है। मगर 1 मिनट सुधांशु जी, आप बोल रहे थे, मैंने भाषण से नहीं, आप बात लॉजिक पे बात कीजिए। आप नहीं ऐसा नहीं, आप गलत। अरे मैंने तो फैक्ट कोट किया है, कहां भाषण बोला भाई? नहीं करके नहीं निकल जाएंगे। मैंने तो मुसलमानों के 4, मैंने मुसलमानों के 6-7 बताए जो उनको मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए सर, उनके लिए अलग कानून है भाई। एक एक करके प्लीज। माननीय गृह मंत्री ने 1 मिनट एक करके बोलिए, अपना टर्न का इंतजार करिए। मौलाना साहब ने, मौलाना साहब अपने टर्न का इंतजार करिए। सर 1 मिनट सर, मैं इंतजार कर रहा हूं, पहले सुन लीजिए आप, आपकी बात को काउंटर। माननीय गृह मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि एनआरसी किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, और रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरसी की कोई बात नहीं हुई है। अब बताइए किसकी बात सही है, प्रधानमंत्री की या अमित शाह की? बोलिए आप, अभी बताइए, अभी मैं दोनों बयान सुनवा दूं आपको। सुनिए, हाँ, अरे दोनों नहीं, मैं तीसरा बयान भी बताता हूं। मेरे भाई पूरी जानकारी लेकर आया करिए। मौलाना साहब, गृह मंत्री जी ने कहा कोई नहीं रोक पाएगा, मगर उन्हीं गृह मंत्री जी ने गुलाम नबी आजाद साहब नेता प्रतिपक्ष थे, और मैं बैठा हुआ था उस समय सदन में, गृह मंत्री जी ने कहा, अरे भाई क्यों बीच में, अब क्या तरीका है बीच में आप दूसरे सेंटेंस में फिर बोलने लगे? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग कोई निकलवा ले। गृह मंत्री जी ने कहा अभी एनआरसी कोई लागू नहीं होने जा रही, एनआरसी की कोई। फिर सुनिए, गुलाम नबी आजाद साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा सरकार के पास कोई एनआरसी की अभी योजना है? गृह मंत्री जी ने कहा नहीं है।
गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा यदि गृह मंत्री संसद के पटल पर कह रहे हैं कि सरकार एनआरसी नहीं करवा रही है और ना उसने अभी कोई योजना बनाई है, तो मैं इस पे यकीन करता हूं और बैठ जाता हूं। वही बात प्रधानमंत्री जी ने कही। क्यों आधी चीज लाके भरमाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई? यही चक्कर है, आधी पर्दी बातें कहते हैं, नहीं रोक पाएगा आगे के लिए। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या समस्या थी एनआरसी में भाई? अगर भारत के नागरिकों की पहचान हो तो इसमें क्या समस्या है? एक तरफ राहुल गांधी हल्ला मचाएंगे कि महाराष्ट्र में इतने सारे वोटर हो गए, इतने सारे वोटर हो गए, और जब यूएसएड ने कहा है 9 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि यूएसएड, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर दिए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं यूएसएड का भारत के चुनावों में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने से क्या लेना देना है। आपको तो कहना चाहिए इसकी जांच कराओ। मेरे भाई आप कह रहे हैं कि एनआरसी ना कराओ, यही है दोहरा चरित्र। इसीलिए मैंने कहा मौलाना साहब, अब एक लाइन में मैं यह भी कह दूं विकास की बात, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब तक मौलाना साहब जैसे लोगों को सिजदा करने वाली सरकारें थीं, भारत की विकास दर 2% रहती थी, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। 1.5%, 2%, 2.5%, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक। महंगाई की दर हमेशा विकास की दर की दुगनी से अधिक होती थी। 10%, 11%, 15%, 16%, और कोई दर्शक जाके चेक कर ले 1973-74 में 27-28% रही है महंगाई की दर। 1991 में जब बाबरी मस्जिद के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे थे, 19-20% थी। सोना गिरवी रखा जा चुका था। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। मनमोहन सिंह जी की सरकार के आखिरी के 3 साल में 10% से ऊपर ग्रोथ रेट रही है। और जब से हिंदुत्व वालों की सरकार आई है, पूछिए आज क्या है महंगाई की दर? 3%। और ग्रोथ रेट क्या है? 6.8%। पूरी दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा। और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, तीसरे बड़े एयरपोर्ट के सेक्टर बने हैं, दूसरे बने मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 देश हैं। और आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे भाई? आज की डेट में हमारे आपके सबके हाथ में मोबाइल है। 14 करोड़ स्मार्टफोन थे 2014 में, आज 1 अरब से अधिक स्मार्टफोन है। 84 करोड़ से अधिक लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। और सुनिए, जो एयरपोर्ट थे वो उस जमाने में 74 थे, आज 160 से अधिक एयरपोर्ट है। 490 नई यूनिवर्सिटीज बनी है। इसके अलावा 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बन रही है। 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो तुम्हारे जमाने में 1 बिलियन से नीचे था, वो आज 650 बिलियन के ऊपर है। और भी कुछ सुनना चाहिएगा तो ये प्रोग्राम थोड़ा कम पड़ जाएगा। मगर समस्या क्या है? आपने पूरा देश PIB के का बुकलेट ही पढ़ दिया। कीमत के ऊपर राजनीति करने वालों को अपनी विनाशकारी राजनीति को बचाने के लिए विकास का मुखौटा लगाना पड़ता है। लेकिन सुधांशु जी, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, नहीं वैसे सीरियसली, ये आप कैसे याद करते हैं इतना सारा? ये स्कूल का किताब में नहीं याद होता था इतना सारा? ये PIB का पूरा बुकलेट आपको याद है? PIB जो एनुअल रिपोर्ट जारी करती है वो पूरा बुकलेट आपको मतलब कंठस्थ याद है? यू जस्ट गिव आउट द फैक्ट्स लाइक हाउ? नहीं सर, नहीं, मैं कह रहा हूं यू जस्ट गिव आउट द फैक्ट्स लाइक हाउ। इसलिए सोमनाथ